बोलिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय के माननीय यशस्वी कुलपति महोदय डॉक्टर मनोज दीक्षित जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज की सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, शोध केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र जी व आज के वेबिनार आरक्षण का बदलता परिदृश्य, विभ्रम एवं यथार्थ विषय के अभ्यागत विद्वानगण, प्रोफेसर विमल कुमार जी, मिस्टर आर के गुप्ता, डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी, डॉक्टर गणेश प्रसाद जी व डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद जी द्वारा विभिन्न उप विषयों पर अपने चिंतन एवं मनन को प्रस्तुत करेंगे। विश्वास है कि आज के इस विमर्श से नए रास्ते खुलेंगे। सभी प्रतिभागियों एवं तकनीकी सहयोगियों को बधाई देते हुए साथियों, यह विषय जैसा कि अभी चर्चा हुई है, यह वैचारिक विरोधों के आधार पर कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में चर्चा होती रही है। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपने टॉपिक क्यों चुना। मैं प्रतिभागियों को बताना चाहूँगा कि जब कोरोना के मामले में पूरे देश स्तर पर सड़कों पर लोग चल रहे थे, बहुत से लोग भारतीय संस्कृति गुणगान भी कर रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी दे रहे थे, लेकिन जो सतह पे दिख रहा था उसे हमें ऐसा नहीं प्रतीत हो पा रहा था कि ऐसा कुछ वर्तमान में है। भूत में क्या था क्या नहीं था उसको हम नहीं देखे हैं, केवल एक अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश के एक आरक्षण के मुद्दे पर एक फैसला आया कि जो 2002 में आंध्र सरकार ने शेड्यूल ट्राइब बेल्ट पर 100% प्राइमरी अध्यापकों का आरक्षण कर दिया था, जिसको 2020 में कोरोना के टाइम पे उसको रद्द किया गया। माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि शेड्यूल कास्ट में जो जातियां लाभ पा चुकी हैं उनको अलग किया जाए या दूसरी सूची बनाई जाए। जो लाभ पा चुके हैं उनमें भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए, ऐसी टिप्पणी की। उसके परिणाम स्वरूप हुआ यह कि बिहार में सभी पार्टियों के एमएलए एमपी इकट्ठा हुए, जो शायद पहले कहीं बातचीत भी न करते रहे होंगे, सब एक हुए और इस मुद्दे पे ये वक्तव्य दिया जो अखबारों में आया कि कोरोना के बाद हम संसद में राष्ट्रपति से मिल करके इसको खत्म कराने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ जातियों, समुदायों, वर्ग के लोग संघर्ष करते हैं और जो मजबूत होते हैं नेतृत्व करते हैं, लेकिन नेतृत्व करने वालों ने यदि लाभ मिलने पर बहुत दिन तक पीछे वालों को उसका हिस्सा नहीं दिया तो या तो वो लेफ्ट पुलिंग करेंगे या विरोधी से मिल जाएंगे। ये जो बिहार के एमएलए एमपी विरोध जताए, ये बाबा साहब के विचारों से सहमत नहीं थे। ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बाबा साहब की हिमायती है। उसी संदर्भ में हमने यह टॉपिक कि आरक्षण का बदलता परिदृश्य, विभ्रम एवं यथार्थ टॉपिक रखा। ये जानने का प्रयास किए कि क्या ये जो बाबा साहब की हिमायती हैं, क्या बाबा साहब को मानते हैं या बाबा साहब की बात भी मानते हैं जहां विचारधारा की बात आती है। इसलिए हमने टॉपिक रखा ये। हम पांचों विषयों में थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। देखो, आरक्षण का मुद्दा है
यह केवल एक निश्चित समय अवधि का नहीं है। ये इतिहास पे देखें अगर, तो हमको दो रूपों में इसका अध्ययन कर सकते हैं या विचार विमर्श कर सकते हैं। एक को हम व्यापक स्तर नाम देते हैं, तो माइक्रो लेवल कह सकते हैं। दूसरा सूक्ष्म स्तर, जिसको हम माइक्रो कह सकते हैं। व्यापक स्तर की बात करें अगर, तो डॉक्टर अम्बेडकर की एक मशहूर पुस्तक है भारत की क्रांति एवं प्रतिक्रांति, और उस क्रांति और प्रतिक्रांति में उन्होंने बात जिक्र किया है कि क्रांतियां हमेशा सकारात्मक होती हैं, प्रतिक्रांतियां नकारात्मक होती हैं। उनका मानना है कि जो क्रांति है वो सकारात्मक, समतामूलक, जो श्रमण संस्कृति का परिचायक है, जिसका जिक्र उन्होंने चारवाक से लेकर के आजीवक महामानव गौतम बुद्ध और बाबा साहब अंत तक ये परंपरा चली आती है, जिसको संक्षेप में कुछ लोग दीक्षा संस्कृति भी कहते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ नकारात्मक बात कहते हैं वो कि जो प्रतिक्रांति है वो नकारात्मक, विषमतामूलक, जिसको आश्रम संस्कृति का नाम दिया है उन्होंने, और उसको ऐतिहासिकवादी भी कहा जाता है। तो ये जो वर्तमान में आरक्षण का बदलता परिदृश्य है, जो एक रूप बदलता जा रहा है, बाबा साहब की क्रांति और प्रतिक्रांति के आधार पर मैं इस निष्कर्ष में निकल रहा हूं या पा रहा हूं अपने को कि ये एक प्रतिक्रांति का दौर है। संविधान लागू होने के बाद तमाम तब्दीलियां हुई और वर्तमान में ऐसे मुद्दे जिनको पहले माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना गया था, जो 9 जजों की बेंच थी, आज वर्तमान में मात्र 2 जजों की बेंच ने उसे मौलिक अधिकार से निकाला है, एक नए विषय का मुद्दा बना है। जहां हम सूक्ष्म स्तर की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय की परिकल्पना की गई है, और इस न्याय की परिकल्पना में यह माना गया था कि इन चारों तत्वों को जो समाज स्वीकार करता है, निश्चित तौर पर देश का निर्माण होता है, और देश के निर्माण से राष्ट्रीयता, फिर राष्ट्रवाद, फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। आमतौर पर लोग भारत को राष्ट्र मानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था हम राष्ट्र की निर्माण की प्रक्रिया पे गुजर रहे हैं। हाँ, कभी यह देश राष्ट्र था, वो अष्टकोशकालीन भारत था। जब जगत गुरु की उपाधि मिली थी, राष्ट्र तब था जब तक्षशिला, नालंदा और तत्कालीन समय के लगभग 14 विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय जगत में छाए हुए थे। वो एक दौर था, उसका पतन हुआ, गुलाम हुआ देश, और इसके बाद संविधान बना और फिर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस पे हमारे जो पहले वक्ता हैं उस पर विशेष चर्चा करेंगे। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित व्यक्ति यदि अपने समाज में पाई जाने वाली कुरीतियों, अंधविश्वासों को खत्म करने के प्रयास में सफल नहीं होता है या प्रयास नहीं करता है, उससे शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर 1916 में जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था, जब पढ़ रहे थे तो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति कितना महान क्यों ना हो, उसका विनाश, पतन अवश्य होता है, लेकिन उसके विचार खत्म नहीं होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो लाइब्रेरी में लिखा था, नीचे की पंक्ति काट देते हैं, इसके बाद लाइब्रेरी चले जाते हैं, लेकिन दस्तखत करके जाते हैं। शाम को जूरी बैठती है और जूरी पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो जवाब देते हैं कि यह बात अर्ध सत्य है। जिस तरह से कोई व्यक्ति कितना बलवान क्यों ना खत्म होता है, उस तरह से उसके विचार भी खत्म होते हैं। यदि उनका प्रचार प्रसार ना किया गया तो विचार खत्म हो जाते हैं, विचारक खत्म हो जाता है। इसी कड़ी को बाबा साहब ने लेकर के अपने जो संविधान, जो वहाँ क्या नाम है, 1916 में एक निबंध पढ़ा, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, और उस निबंध की प्रतिक्रिया जो अखबारों में आई, उस अखबार की प्रतिक्रिया को इंग्लैंड सरकार को जानकारी मिली, फिर साउथ बरो कमेटी आती है, साइमन कमीशन बनता है, पूना फैक्ट बनता है, जिसकी चर्चा हमारे मित्र करेंगे, ये जानकारी होगी। दूसरा क्षेत्र जो है आरक्षण क्षेत्र, उपलब्धियां एवं सुधार, इसमें तमाम भ्रांतियां हैं। ये आरक्षण जो आमतौर पर अखबार में कहा जाता है 10 साल के लिए हुआ था, इसे खत्म होना चाहिए,
लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे आरक्षण 4 प्रकार के हैं। विधायिका में, कार्यपालिका में, जिसे नौकरियां कहते हैं, विधायिका एमएलए में, तीसरा शिक्षा के प्रवेश में और चौथा प्रोन्नति में। इन चारों में से केवल विधायिका के लिए 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन 10 साल बाद विचार विमर्श के लिए भी कहा गया था कि विचार विमर्श किया जाएगा। आमतौर पे इसमें किसी पार्टी को दिक्कत नहीं, हर 10 साल बाद बढ़ा देते हैं। और जहां तक बात आती है कार्यपालिका की, आज तक उसका कोटा पूरा नहीं हो पाया, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। शिक्षा के प्रवेश में हुआ, लेकिन ये प्रोन्नति वाला मुद्दा बड़ा विवाद का हुआ। सबसे विवादित मुद्दा प्रोन्नति का रहा। संविधान संशोधन किया गया, जोड़ा गया। दिक्कतें तब पैदा हुई जब प्रोन्नति में एक परिणामी ज्येष्ठता का मुद्दा आया, जिसे कॉन्सिक्वेंशियल रिजर्वेशन कहते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन कहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला किया गया, वो फैसला गलत नहीं था, लोगों ने उसको गलत समझा। माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना था कि यदि ये वरिष्ठता में आरक्षण परिणामी ज्येष्ठता के तहत तब दिया जाए जब उनके पद रिक्त हों। अगर उनका कोटा भर गया है तो परिणामी ज्येष्ठता के तहत आरक्षण नहीं देना चाहिए। अखबारों ने उसका गलत अर्थ निकाला कि आरक्षण खत्म, प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो गया। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का मानना था कि पहले ये देखा जाए कि क्या उनके सीट खाली है या नहीं खाली है, प्रतिनिधित्व है या नहीं है। यदि प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है तो परिणामी ज्येष्ठता के तहत लाभ न दिया जाए, क्योंकि उससे विसंगति पैदा हो रही थी कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी कि नीचे से प्रमोशन होते होते उच्च पदों पे जाकर के सीनियरिटी से सभी लोग एक वर्ग विशेष के, जिसे हम एससी कह सकते हैं, वो हो जाते थे और जनरल के लिए कोई सीट नहीं बचती थी। माननीय उच्चतम न्यायालय का मानना था यह गलत होगा, यह जो परिणामी ज्येष्ठता का लाभ है तभी दिया जाए जब उनकी सीट खाली हो। यदि सीट खाली नहीं है तो परिणामी ज्येष्ठता का लाभ ना दिया जाए। उसको लेकर के अखबारों में तरह तरह की बातें कही गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार जो यहाँ थी, सपा सरकार, उसने बैक डेट्स लागू करके रिवर्स कर दिया, जबकि न्यायालय का ऐसा कोई कहना नहीं था। साथियों, जहां तक विधायिका में आरक्षण की बात आती है, 1955 में बाबा साहब ने एक सभा में भाषण दिया था कि ये जो विधायिका के तहत एमएलए एमपी आ रहे हैं, इसके आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पार्टियों के आमतौर पे बंधुआ हो जाते हैं और जिनके प्रतिनिधित्व के लिए इनका चुनाव किया गया है उनके हित में कोई बात नहीं करते हैं। आज आवश्यकता आ पड़ी है, क्या उनके बनाए रखने का औचित्य है या नहीं है, एक विचार विमर्श का मुद्दा बनता है। यहाँ तमाम विभ्रम फैलाए गए। कहा गया कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होगा, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ इस बात को कि माननीय उच्चतम न्यायालय में कहीं ये बात नहीं लिखी गई कि 50% से ऊपर आरक्षण होगा ही नहीं। उन्होंने कहा पर 50% आरक्षण होना चाहिए। जब भी सरकार इससे आगे चले तो विशेष सावधानियां बरते। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किसी स्टेट में अगर 40% SC ST है, 40% OBC है और 50% सीमा मानी जाएगी तो बैकवर्ड को मात्र 10% मिलेगा। वो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। यहाँ पर हमारे OBC के आमतौर पे भागी ये चर्चा करते हैं कि हमारी 60% 65% आबादी है, हमें वो आरक्षण मिलना चाहिए। ये भी विभ्रम है। मालूम होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1932 के पूना पैक्ट में उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण की बात हुई थी, जो चला आ रहा है। लेकिन जहां तक OBC के कम्युनिटी की बात आती है, आपके संविधान में लिखा है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, नॉट प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन। जब एडुकेट की बात आई तो माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट किया गया कि एडुकेट का मतलब क्या है।
हम एक छोटे से एग्जाम्पल से बात को स्पष्ट करते हैं। दो व्यक्ति हैं, दो रोटी हैं, यदि बराबर बराबर एक मिलेगी तो ये तो प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जब एडुकेट की बात होगी तो एक को कम से कम आधी मिलनी चाहिए, तब कहीं दूसरे को 1.5 मिलेगी। अगर एक को आधी नहीं मिलती है तो उसे इनएडुकेट कहा जाएगा। और उसी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए संविधान में 15(4), 16(4) में व्यवस्था की गई कि राज्य सरकारें ऐसे वर्गों, जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से स्वतंत्र होंगी जहां पर उनको पर्याप्त भागीदारी नहीं मिली हुई है। अब ये पर्याप्त भागीदारी नहीं मिली है, उसके तहत आरक्षण हुआ, लेकिन जब उनके अंदर जो बाबा साहब का पहले कहना था कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ जातियां, वर्ग, समूह आंदोलन करेंगे, पीछे वालों को लाभ नहीं मिलेगा तो विरोध करेंगे या विरोधी से मिल जाएंगे, उसको लेकर के इस वर्ग विशेष ने कभी बंटवारे की बात नहीं की। यद्यपि ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया के 11 स्टेट में बैकवर्ड को 2 से लेकर 5 कैटेगरी तक आवंटन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मंडल कमेटी के फैसले में था, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया था, वेदर ओबीसी रिजर्वेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, सो ऑन। उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था, इट इज इम्परमिसिबल, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट शुड बी डन, बट वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट टू डू सो लाइक दैट बिकॉज़ देयर इज नो प्रेयर विद अस। लेकिन उसको उत्तर भारत में केवल बिहार में कर्पूरी ठाकुर में लागू किया गया, शेष को नहीं लागू किया गया। इसी के साथ एक भ्रम फैलाया गया कि आरक्षण गरीबी निवारण का प्रोग्राम है। संविधान में 9 जजों की बेंच ने जो इंदिरा साइनी बनाम भारत सरकार का जजमेंट है, उससे बड़ा जजमेंट कोई हुआ नहीं, उसमें नकार दिया गया। लेकिन इधर भारत सरकार ने 10% गरीबों के लिए किया। यद्यपि मैं सैद्धांतिक तौर पे इसका विरोधी हूँ, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मैं उसका समर्थन करता हूँ, इस शर्त के साथ कि सरकार को चाहिए कि कमीशन बैठाए और जो अनारक्षित वर्गों को गरीबी के आधार पर दिया गया है उसमें देखा जाए किन जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है, किनको नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है उनकी भागीदारी की बात कही जाए, तब तो सामाजिक न्याय का एक आगे रास्ता बनता है। अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। साथियों, तीसरा जो हमारा विषय है इसमें से क्रीमी लेयर को लेकर के, जो बहुत विवादित है, लोगों के तरह तरह कमेंट आते हैं, लोगों को पता नहीं व्हाट इज क्रीमी लेयर, और उसको कह देते हैं आर्थिक है, आर्थिक है, आर्थिक है। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 जजों की बेंच में लगभग सभी जजों ने इस बात को कहा कि समाज में कुछ जातियों की बात आई थी, मजबूत हो गए, अलग कर दिया जाए, लेकिन बहुमत में यह कहा गया किसी जात को अलग करना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जनरल फाइट न कर सके। ऐसी स्थिति में जो घराने मजबूत हो गए हैं उनको उसका लाभ ना दिया जाए। उस समय भी बहस मुद्दा उठा था कि यह गलत है, आर्थिक है, तो उच्चतम न्यायालय का मानना था कि नहीं, हम यहाँ गरीबी के आधार पे, अमीरी के आधार पर बाहर नहीं करेंगे, बल्कि स्टेटस के आधार पर करेंगे। आज भी व्यवहारिक जगत में जब कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तो लेखपाल ने जानता कि 8 लाख से इनकम ऊपर है आपको नहीं मिलेगा, जो गलत है। वहाँ स्टेटस की बात कही गई है और स्टेटस कई मानक हैं जिनको हमारे वक्ता आगे बोलेंगे, हम उसके विषय में इतनी चर्चा करना चाहेंगे। कुल मिलाकर के विभ्रम ये है कि आर्थिक है, आर्थिक नहीं है, ये स्टेटस का इंडिकेटर है। और साथ साथ क्रीमी लेयर मेरे मुताबिक आज विधायिका में भी लागू होना चाहिए। जो एमपी हो चुका है, अगर उसके बेटे को भी आप रिजर्वेशन देते हैं एमएलए में, बीडीओ में, तो पिता एमपी हो गए, बेटा एमएलए हो गया, बहू ब्लॉक प्रमुख हो गई और भतीजे ये आपके बीडीसी हो गए। एक मधुमक्खी के छत्ते तरीके डेवलपमेंट होगा। ये सामाजिक न्याय का प्रयास नहीं है, जो गलत है। होना वहां चाहिए कि जो एमपी हो गया है फादर, उसके बेटे को एमपी पद पे तो रिजर्वेशन देने की बात हो सकती है, नीचे के पदों में ना दिया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो मधुमक्खी के 36 तरीके डेवलपमेंट होगा और वो समाज से अलग हो जाएगा। आमतौर पे बराबर की दोस्ती, बराबर की दुश्मनी, ये बात चलती है, इसलिए इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चौथा हमारा विषय है आरक्षण, अंतरदशा एवं दलित साहित्य। दलित साहित्य की जब हम बात करते हैं तो 2 साहित्यों का जिक्र आता है जो मैंने पढ़ा है, एक है ललित साहित्य, एक दलित साहित्य। ललित साहित्य को विद्वानों ने आमतौर पे ऐतिहासिकवादी कहा है, दलित साहित्य को प्रगतिवादी कहा है। हमारे हिंदी विषयों में दलित साहित्य का एक अलग से विषय पढ़ाया जाता है और काफी अब चर्चा हो रही है। ये सकारात्मक पहलू है। कहा जाता है कि साहित्यकार समाज का मार्गदाता बने, ना कि
समाज का मार्गदाता बने, ना कि कोई बात थोपी जाए, क्योंकि ये दोनों बातें होती हैं आमतौर पर साहित्यकार जैसा समाज चाहता है वैसा भी निर्माण करता है। एक तरफ दूसरी तरफ जो समाज में होता है उसका भी उल्लेख करता है, जो वाइस वर्सा है। यदि हमारे साहित्य जगत में दलित साहित्य को प्रचुर मात्रा में प्रचार प्रसार होगा, लोगों को समाज में पाई जाने विसंगतियों का आकलन होगा, समाज आगे बढ़ेगा। यहाँ में गोएथे का एक बहुत बड़ा फिलॉसफर ये है, उन्होंने साहित्यकारों के लिए चेतावनी दी है। साहित्य का कर्तव्य है कि वो सत्य को सत्य से, निश्चित को अनिश्चित से तथा संदिग्ध को असंदिग्ध से अलग करे। हर एक खोजी को सर्वतोपरि अपने आप को ऐसा समझना चाहिए मानो वो किसी मुकदमे का निर्णय करने के लिए बुलाया गया है। उसे केवल इस बात पर विचार करना है कि गवाहियों के हिसाब से मुकदमे स्पष्ट से क्या है। गवाहियों के हिसाब से मुकदमे का पूरा हुआ स्पष्ट रूप से विचार करना है, तब उसे अपना निष्कर्ष निकालना है और अपना मत देना है, भले ही उससे पहले आदमी से उसका निर्णय मेल खाए अथवा ना मेल खाए। यानी साहित्यकार को तटस्थ भाव से समाज का विश्लेषण करना चाहिए। ये एक बहुत फिलॉसफर गोएथे का कथन है। साथियों, साहित्य ही समाज की अगली पीढ़ी की रचना करता है। साहित्यकार जितना ही निष्पक्ष होगा, प्रगतिशील विचारक होगा, उतना ही समाज हमारा आगे बढ़ेगा। इसके विषय में हमारे वक्ता अपना विचार देंगे। अंतिम हमारा टॉपिक है आरक्षण, नारी सशक्तिकरण संभावनाएं। हम इतिहास में बहुत कहते हैं यत्र नारीष्ट पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ढेर सारी बातें आती हैं, लेकिन व्यावहारिक जगत में देखा जाए तो शायद हमारा भूत कितना अच्छा रहा हो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन वर्तमान तो हमें बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। हमने ये टॉपिक रखा कि क्या आरक्षण भी नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ अपना अहम भूमिका निभा सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था किसी समाज, वर्ग, समुदाय की उन्नति का प्रमुख पैमाना नारियां हैं या महिलाएं हैं। उनकी समाज में जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वो समाज उतना उन्नत करेगा। और यदि उनकी भागीदारी नहीं है तो समाज तरक्की नहीं करेगा। इस आधार पर ये टॉपिक रखा गया, क्या हमारा आरक्षण इस मुद्दे में कर सकता है कुछ कामकाज। मालूम होना चाहिए कि लगभग इंडिया के सभी स्टेट में 20% से 30% तक महिलाओं को रोजगार में आरक्षण दिया गया है। पंचायती व्यवस्था में 33% से लेकर के 50%, हमारे बगल में बिहार राज्य है, वहाँ 50% आरक्षण दिया गया है। पंचायती व्यवस्था में 33% है और नौकरियां 20% है। मेरा अपना मानना है कि जब हम बात करते हैं ऑनर किलिंग को खत्म करने के लिए या समाज में प्रोत्साहन पैदा करने के लिए, तो जो 20% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, उसका 20% या 33% ऐसी लड़कियों को दिया जाए जो इंटरकास्ट मैरिज करती हैं। उनके फादर को ये इंसेंटिव देने का प्रयास किया जाना चाहिए कि उनके अन्य बच्चों को शुल्क मुक्ति में, दाखिले में, एनएसएस और एनसीसी सर्टिफिकेट या खेल कूद के जो भारांक दिए जाते हैं, यदि उनके बहनों भाइयों को सुविधा दी जाएगी, फादर को सामाजिक कल्याण सुविधाएं जो अन्य तबकों को दी जाती हैं, यदि उनको दिया जाएगा तो फादर भी प्रोत्साहित होंगे और महिलाओं की सशक्तिकरण आएगी और निश्चित तौर पर समाज में तरक्की होगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी बात है, मेरा अपना मानना आज से नहीं, बहुत विगत इतिहास को दृष्टि देखें, सबसे बड़ा कठिन काम है सच बोलना। कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो, जब उन्होंने पहली बार वो बोले कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, जुडिशरी बैठी और उनके विपक्ष ने फैसला किया, जबकि जज जान रहे थे कि जो व्यक्ति कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, न कि सूर्य लगाता है, लेकिन तब का जनमानस इस बात को स्वीकार करता था या मानता था या विभ्रम था उनका कि नहीं, सूर्य चक्कर लगाता है। जजों ने भी उसके विपक्ष में निर्णय दिया था, सत्य बोले तब भी उनको जेल की या सजा हुई थी।
दूसरी समस्या है आज वर्तमान की संविधान को बचाने की। अगर संविधान बचा तो लोकतंत्र रहेगा, नहीं बचा तो लोकतंत्र बचने की संभावना नहीं है। आज ये समाज के चाहे विरोधी हो चाहे पक्ष या विपक्ष के हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां तक हो सके इसको बचाने का प्रयास करें। बाबा साहब ने और जो दलित शोषित लोग थे उनके लिए एक बात कही थी कि इस संविधान के दिए गए मूलाधिकारों का कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो एक मूलाधिकार का है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में से जो अधिकार मिला है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मिला हुआ है। अगर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में इस तरीके की भागीदारी नहीं होती है तो संविधान के दिए गए मूलाधिकारों को कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि वहां पर भागीदारी की बात हो। और तीसरी जो समस्या है जो आमतौर पर मीडिया कहता है योग्यता योग्यता योग्यता, साथियों मात्र योग्यता के दो पहलू होते हैं, वो दोधारी तलवार होती है। योग्यता पॉजिटिव सोचती है तो सकारात्मक है, निगेटिव सोचती है तो नकारात्मक है। जितने समाज में आमतौर पे चोर बदमाश डकैत हैं वो दिमाग में कम नहीं होते हैं बल्कि तेज होते हैं, उनको पकड़ना कठिन होता है। तो केवल योग्यता के भरोसे पे देश की तरक्की की बात करें यह गलत है। व्यक्ति योग्य है लेकिन वफादार नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है राष्ट्र के प्रति, तो कोई मतलब नहीं है। अगर बात योग्यता की ही थी तो ये मुल्क जो है आज अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ कम्बोडिया थाईलैंड तक का सिकुड़ के इतना हो गया है, छोटा हो गया है, तब कहाँ से योग्यता की बात थी। इसलिए मात्र योग्यता की बात करना गलत बात है। मुल्क के प्रति वफादारी हो, यदि वफादारी होगी तो देश तरक्की करेगा, अन्यथा नहीं। अब सवाल उठता है कि संविधान में इतनी सब सुविधाएं होने संविधान में इतनी सब सुविधाएं होने के बावजूद भी आज जो आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी की बात आती है, मैंने अपने अध्ययन में अब तक निष्कर्ष ये पाया है कि दोष तो आरक्षण विरोधियों को दिया जाता है, लेकिन मैं उससे ज्यादा दोष उनको देता हूं जिन्होंने बाबा साहब की दी हुई सुविधाओं का लाभ उठाया, लेकिन जो उन्हें जिम्मेदारी बाबा साहब ने दी थी कि आपको करना है वो काम नहीं किया। इसलिए 1956 बाबा साहब ने एक मंच से बोले थे, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। शायद आज भी हम पढ़े लिखे लोग, हम अपने परिवार मात्र अपनी जाति तक सीमित हैं। समग्र रूप से जिनके लिए वो दायित्व सौंपा गया था उसके पूरा होने में विफल हुए हैं। और यदि हमारा ये बुद्धिजीवी तबका, जिसमें हमारे लिबरल साथी उच्च वर्ग के भी हो सकते हैं और जो बाबा साहब की हिमायती हैं निम्न वर्ग के भी हो सकते हैं, यदि ये चाहें तो एक नया आईना देश को दिखा सकते हैं, समाज आगे तरक्की कर सकता है। और सोचें कि हम विरोध करके ऐसा कर लें वो गलत बात है। और बाबा साहब अंतिम अवसान में कहे थे कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों को चाहिए कि समाज के उच्च वर्गों द्वारा तालमेल करके जीना सीखें। और साथ ही दूसरे तबकों को भी हिदायत दी थी कि जिस दिन यह मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ये देश टूट जाएगा। सवाल धर्म की नहीं है बल्कि बहुत संस्कृति को मिला के जोड़ के चलने की है। यदि ऐसी प्रक्रिया में हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी भूमिका निभा पाता है, जिसके लिए हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा था द टीचर इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, शिक्षक ईश्वर का सबसे बेहतर उत्पाद है। यदि हम अपनी उस भूमिका को निभाने में सफल होते हैं, कुछ हमारे भाई लोग जुड़ते हैं इस वेबिनार के माध्यम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो अपने घर परिवार से जात से ऊपर उठ करके अपनी बात करते हैं, निश्चित रूप से हमारी ये वेबिनार अपनी कुछ सफलता के आयाम में आगे बढ़ने में सक्षम होगा। मैं अंत में सभी लोगों का आभारी हूँ, विशेष रूप से हमारे इस संगोष्ठी के संचालक शैलेंद्र भाई जी और हमारे तिवारी जी और हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य माननीय प्राचार्य वंदना सरस्वती जी का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने ये काम करने का मुझे मौका दिया है या बोलने का मौका दिया। सभी को महाविद्यालय जय भीम। आधा घंटा हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी के आयोजन सचिव डॉक्टर GL प्रजापति सर ने आज के इस कार्यक्रम का जो विषय प्रवर्तन है वो कर दिया है। जिन अलग अलग विषयों पर आज हमारे आमंत्रित वक्ता अपने विचारों को रखेंगे, उस पर एक विहंग दृष्टि डालते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कुछ एक आउटलुक रखा है आप सभी लोगों के सम्मुख। हम आभारी हैं उनके। और इस बीच में और भी कई लोग जुड़े हैं, मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं।